नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान का आंदोलन लगातार छठे दिन भी जारी है और इस बीच खबर यह आ रही है कि दिल्ली के विज्ञान भवन में किसान नेताओं और सरकार के बीच बातचीत अभी भी चल रही है। 1.5 घंटा हो चुका है इस बातचीत को शुरू हुए और सरकार और 35 किसान नेताओं के बीच यह बातचीत इस समय विज्ञान भवन में जारी है। सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश के साथ बड़े अधिकारी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं। सरकार की तरफ से किसान नेताओं की चिंताएं दूर करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा शाम 7 बजे कुछ और किसान नेताओं की कृषि मंत्री से मुलाकात होनी है। उम्मीद जताई जा रही है इस बातचीत और मेल मिलाप के बाद कोई रास्ता निकल सकता है। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, एक तरफ बीच में किसानों का आंदोलन, धरना अभी भी जारी, और इसके अलावा और तस्वीरें आप देख सकते हैं जो विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है उसकी भी। इसीलिए राष्ट्र की बात में आज का सवाल, क्या सरकार और किसानों की बातचीत से निकलेगा समाधान और क्या आज खत्म हो जाएगा किसान आंदोलन? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले जरा सुन लीजिए बैठक से पहले कृषि मंत्री क्या बोले। पहले उनका प्रस्ताव आए ना, तब विकल्प की बात तो बाद में उठती है। मांग तो आपको पता है सर, उनकी मांगे क्या है? एमएसपी को लेकर सर आज जो आप लोगों की बैठक हुई थी नड्डा जी के आवास पर, वहाँ पर कुछ तय हुआ सर? इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि अभी बैठक में बातचीत होगी, बातचीत में जो चर्चा में निष्कर्ष निकलेंगे तब बताएंगे आपको। अभी क्या है सर? तो चलिए, कम से कम पहले सरकार ने किसान नेताओं से बातचीत के लिए जो 3 दिसंबर का अपॉइंटमेंट दिया था, कम से कम उससे पीछे हटते हुए आज यानी 1 तारीख को 2 दिन पहले किसानों से बातचीत करने का मन बनाया, उनको बुलाया और किसानों ने इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। बातचीत अभी विज्ञान भवन में चल रही है। विज्ञान भवन में चल रही बातचीत का लाइव अपडेट भी आपको दूंगा, लेकिन जल्दी से अपने मेहमानों से परिचय करा दूं। बीजेपी से के शर्मा राष्ट्र की बात में आज जुड़ गए हैं लाइव। कांग्रेस से चरणजीत सिंह सापरा आ रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर सारे मेहमान। सुनील साजन को आप देख पा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। मास्टर शिवराज किसान नेता हैं और यहां स्टूडियो में AK वाजपेयी आ गए हैं, देश के जाने माने वकीलों में से एक हैं और एलजेपी के सीनियर नेता भी हैं। और सीधे विज्ञान भवन से मेरे साथ जुड़ेंगे अमित कुमार। सभी का स्वागत। अमित, पहले आपके पास आ रहा हूं। अमित, 1.5 घंटा हो चुका है इस बातचीत में, फिलहाल क्या अपडेट मिल रहा है? क्या कोई ब्रेक थ्रू, कोई बीच का रास्ता अमित निकल सकता है क्या? क्या निकलेगा ये तो अभी बात दूर की है, लेकिन फिलहाल जो बैठक शुरू हुई थी करीब 3:30 बजे बैठक शुरू हुई थी और ये बैठक 1.5 घंटे हो गया है। और शुरुआत में जब बैठक शुरू हुई तो सरकार की तरफ से प्रेजेंटेशन दिया गया, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन था APMC एक्ट और MSP को लेकर। जो आप कह सकते हैं कि जो 13 नवंबर जो लास्ट बैठक हुई थी, जो किसान और सरकार के बीच में लगभग वही बातचीत हो रही है। सरकार अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रही है कि दोनों जो बिल है उसमें क्या क्या फायदे हैं। अब जाके वो जो प्रेजेंटेशन है वो खत्म हो चुका है। APMC एक्ट और MSP को जो लेकर प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था वो खत्म हो गया है। अब किसान जो 36 किसान संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो एक एक कर किसानों की बात को कर रहे हैं। तो अब जो है पहला राउंड एक तरह से कर सकते हैं कि आज की बैठक में सरकार ने अपनी बात रख ली। अब किसान अपनी बात धीरे धीरे रख रहे हैं कि उन्हें इस बिल से क्यों समस्या है, क्यों किसान सड़क पर है, क्यों किसान चाहता है कि ये बिल वापस होना चाहिए। तो इसको लेकर किसान अब अपनी बात कर रहा है। ओके, ठीक है, बिल्कुल सही है। अब सवाल तो यही है ना, क्या कोई बीच का रास्ता निकल भी सकता है? राजनीतिक बहस बाद में, पहले मास्टर शिवराज मुझे बताइए, क्या सरकार से बातचीत में खुले मन के साथ गए हैं किसान नेता? क्योंकि कृषि मंत्री तो कह रहे हैं हम तो खुले मन से बातचीत कर रहे हैं। कोई बीच का रास्ता निकल सकता है या फिर आपकी जो मांगे हैं वो जब तक नहीं मानी जाएंगी तब तक ये आंदोलन खत्म नहीं होगा? देखो जी, मेरी बात सुनो। पहले तो आपके लिए धन्यवाद। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय किसान लोक शक्ति केंद्र सरकार से हाथ जोड़ करके इतना निवेदन कर रहा हूँ, किसान सिर्फ ये मांग रहा है कि हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य मिल जाए। भाई, किसान कर्जे में है, किसान की आत्महत्या नहीं रुक रही, वो लाभ की तो गारंटी ले रहा है, इनकी जायदाद तो लिखवा नहीं रहा। किसान तो अपनी तरफ से पहली एक ही शर्त है कि हमारी फसलों का लाभकारी मूल्य की गारंटी ले लो। क्या हमें मूल्य नहीं मिलना चाहिए फसलों का? ये जो कह रहे कृषि व्यापारी आएंगे, नए व्यापारी आएंगे, नए व्यापारी खरीदेंगे, आज तक कोई भी सरमाएदार क्या ऐसा हुआ है जिसने घाटे का सौदा किया हो? सिर्फ किसान करता है घाटे का सौदा। किसान घाटे की खेती कर रहा है उसी दिन से। 70 साल से घाटे की खेती करते चले आ रहे हैं हम। क्या हमें कभी लाभ लेने का
अपने सही ढंग से जीवन यापन करने का मौलिक अधिकार नहीं है। सिर्फ सरकार को इतना कह दे कि तुम्हारी फसल घाटे में नहीं बिकेगी, यानी एमएसपी से नीचे नहीं बिकेगी, यही मांग कर रहे हैं ना आप? नहीं बिकेगी भाई। एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य है, एमआरपी उच्चतम होता है। ठीक है। जब देश में सारी चीज एमआरपी में बिकती है तो हम तो एमएसपी में मांग रहे हैं मत। हाँ। हम एमआरपी भी नहीं मांग रहे भाई। एमआरपी उच्चतम को कहते हैं, एमएसपी न्यूनतम को कहते हैं, तो हम तो सबसे न्यूनतम मूल्य मांग रहे हैं। एमआरपी की तो बात ही नहीं कर रहे हम। तो हमारा मौलिक अधिकार नहीं है क्या एमएसपी लेने का? बिल्कुल सही है। मास्टर शिवराज, मेरा सवाल अब आपसे ये है, मुझे पता है आप किसान नेता हैं, सारे किसानी के जमीनी आंकड़े और पूरी किसानी अर्थव्यवस्था के आंकड़े भी आपको अच्छी तरह से पता होंगे। अब आंकड़े ये कहते हैं कि देश में सिर्फ 5 से 6% जो फसल है वो एमएसपी पर बिकती है, उसमें से ज्यादातर पंजाब और हरियाणा में बिकती है एमएसपी पर, बाकी राज्यों में एमएसपी से नीचे बिकती है। आप ये मांग बाकी राज्यों के किसानों के लिए क्यों नहीं उठाते कि वो फसलें भी एमएसपी पर बिकें? आप ये क्यों नहीं कहते कि सारी की सारी एमएसपी पर ये फसलें पंजाब और हरियाणा में ही क्यों खरीदी जाती हैं? भाई मैं आपको एक चीज और बता देना चाह रहा हूँ कड़वा सत्य, कि जो सरकारी मंडी और जो सरकारी वो है ना खरीद काट है, इनके जो केंद्र होते हैं सरकारी खरीद केंद्र, यहाँ रजिस्ट्रेशन से फसल खरीदी जाती है एमएसपी पे, वो भी आढ़तियों से अपनी खरीद पूर्ति कर लेते हैं, बिचौलियाओं से ले लेते हैं, और कृषि व्यापारी भी बिचौलियाओं से ले लेगा। किसान तो 6% के अलावा हरियाणा और पंजाब की व्यवस्था फिर भी ठीक है, क्योंकि वहां सीधे आढ़ती एमएसपी पर खरीद लेते हैं। हमारे उत्तर प्रदेश में तो लूटी जाती है सारी फसल, बिहार में तो मैं यही तो कह रहा हूं, एक सेकेंड मास्टर जी, मास्टर शिवराज, मैं यही तो कह रहा हूं, जरा ये डिमांड भी कभी कर लेते कि सारी की सारी एमएसपी पे सरकार खरीद पंजाब और हरियाणा में क्यों करती है? उत्तर प्रदेश में तो खाली 10 से 20% फसल खरीदी जाती है एमएसपी पर, उससे सारी की सारी उससे नीचे खरीदी जाती है। ये डिमांड आपने कभी नहीं की? आज से नहीं, कभी नहीं की। आज से पहले जब समाजवादी की सरकार थी, आपको ध्यान होगा, एक साल उत्तर प्रदेश में खरीदा गया सीधा आढ़तियों के द्वारा। आज भी कर लेते, मैं तो ये कह रहा हूं कि आज भी ये डिमांड कर लेते। हम तो हमेशा ये मांग कर रहे हैं भाई। नहीं तो ये आप ये डिमांड क्यों नहीं करते मास्टर जी? अब जबकि सरकार के साथ बैठे हुए हैं मास्टर शिवराज, मैं तो कह रहा हूं आप किसान नेता हैं, आपको तो ये कहना चाहिए, सरकार जितना पैसा एमएसपी के जरिए फसल खरीदने में खर्च करती है उसका ज्यादातर हिस्सा पंजाब और हरियाणा में ही क्यों खर्च करती है? सारे राज्यों में बराबर बराबर क्यों नहीं बांट देती वो रकम? क्या पूरे देश का किसान इनका किसान नहीं है? ये जो कृषि बिल लाए हरियाणा और पंजाब के लिए लाए, सारे देश के लिए लाए, और ये जो मांग उठ रही है सारे देश के किसानों की उठ रही है। हरियाणा और पंजाब को तो एमएसपी मिलता है, वहां सीधे बिचौलियाओं के द्वारा सरकारी रेट पर खरीद हो जाती है, और किसी प्रदेश में ये व्यवस्था है ही नहीं। लूट तो और प्रदेशों में होती है, मांग और प्रदेशों की चल रही है, जिसको सरकार मानने को तैयार नहीं है, और आज से नहीं पहले से चल रही है। के शर्मा बताइए, कुछ मन खुला है? खुले मन से बातचीत हो रही है या सिर्फ बातचीत करने के लिए बातचीत किसान नेताओं के साथ हो रही है? नहीं मानक जी, हम तो पहले से भी लगातार आपको जानकारी होगी कि 3 बार वार्ता हुई है, और ये क्रम चल ही रहा था। चौथा डेट तय था 3 तारीख का। तो हम तो बहुत आशान्वित हैं कि निश्चित रूप से हमारी बात किसान भाई समझेंगे, और किसान भाइयों की जो समस्या है उसको सरकार समझेगी, और निश्चित रूप से एक अच्छा हल निकलेगा। इस बात को लेकर हम बहुत आशान्वित हैं। लेकिन इस समय जो मास्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही, बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, समझदार व्यक्ति भी हैं, और इसीलिए बड़ी समझ की उन्होंने बात की है। और वो यदि बात की मैं थोड़ा सा रेखांकित कर दूं तो बाकी सारे विषय समाप्त हो जाते हैं। उन्होंने सीधे सीधे एक लाइन कहा कि हमारी एक ही डिमांड है कि किसानों को उपज की लाभकारी मूल्य मिल जाए। बिल्कुल सही बात है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, और दो मत होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जहां तक 3 जो बिल का प्रश्न है मानक जी, और आप तो उसका अध्ययन जरूर किए होंगे, तो आप उसको समझ भी सकते हैं कि उन तीनों बिलों में जो है, यदि मैं एक लाइन में कह दूं तो पहला बिल जो है ये है कि किसानों को आजादी है कि आप मंडी छोड़ के किसी और से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, अपने सामान को बेच सकते हैं। दूसरे बिल का पूरा भाव है कॉन्ट्रैक्ट उसकी खेती का। तीसरा उपभोक्ता संरक्षण का है। इन तीनों बिलों में मानक जी एमएसपी का कोई रोल नहीं, इसमें एमएसपी की कोई जिक्र नहीं। तो अब एमएसपी कहां से आई? एमएसपी इसका एडिशनल डिमांड है जो किसान भाइयों का है। निश्चित तौर से
तो इसका मतलब ये हुआ कि तीनों बिलों से तो कोई आपत्ति किसान भाई को नहीं है। जो अभी मास्टर जी भी कह रहे हैं कि एक यदि उसको मैं यदि स्पष्ट करूं, थोड़ी सी व्याख्या कर दूं, तो तीनों बिलों से कोई लेना देना उसकी नहीं नहीं, ये तो आप अर्थ निकाल रहे हैं ना। किसान नहीं, नेता नहीं, और सारे, सुन तो लीजिए, किसानों का उनका मतलब और उनकी चिंता क्या है कि जब आप कहेंगे किसान कहीं भी बेच सकता है, तो ऑल्टरनेट यानी विकल्प मंडियों के और बन जाएंगे और मंडियां पैदा हो जाएंगी एपीएमसी के अलावा, और प्राइवेट मंडियां पैदा हो जाएंगी, प्राइवेट प्लेयर आ जाएंगे, तो मंडियों में कौन बेचेगा? नहीं तो फिर आप मुझे एक चीज बताइए ना, मंडियों में कौन बेचेगा फिर? सुनिए, यदि मंडी में एमएसपी पर ऑलरेडी खरीदी हो रही है, अन्य व्यापारी को तो तब बिकेगा ना जब उससे ऊपर के रेट मिलेंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि यदि व्यापारी अलग से आप बेचेंगे तो उसको कम रेट में बेचेंगे। उससे क्यों कम रेट में बेचेंगे भाई? आपको यदि मंडी में, आप देखिए पहले जो व्यवस्था चल रही थी मानक जी, मैं एक बिल्कुल सिंपल और किसानी भाषा में बताता हूं। ये एक रेलवे, एक जो है दिल्ली से बॉम्बे एक ट्रेन चल रही है, उसमें यात्रा करते हैं लोग। हमने कहा कि एक बस भी हम चला दे रहे हैं। अब चलिए, आप ये यदि आपकी इच्छा बस में बैठने की है तो बस में बैठ जाइए, आपकी इच्छा ट्रेन में चलने की है तो ट्रेन में बैठ जाइए, ले यानी दोनों में आप किसी में भी यात्रा कर सकते हैं। लेकिन यदि ये आशंका व्यक्त किया जाए और भ्रम फैलाया जाए कि बस के चलने से ट्रेन बंद हो जाएगी, तो ये तो मेरे इसकी तो कोई समझ ही नहीं है। यही बात तो प्रधानमंत्री जी ने कहा। के शर्मा, कड़वा सवाल पूछ रहा हूं, कड़वा सवाल, बिल्कुल कड़वा सवाल पूछ रहा हूं के शर्मा। आपकी सरकार पर, आप पर आरोप यह है क्योंकि पंजाब में आपका जनाधार ना फिलहाल बहुत ज्यादा बचा है अकाली दल के आपसे अलग होने से, और ना भविष्य में आपको वहां कोई उम्मीद है कि आप अपनी राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि वहां कांग्रेस और अकाली दल सबसे बड़ी पार्टियां हैं, दो। इसीलिए पंजाब और हरियाणा के किसानों का जो नुकसान हो रहा है इन 3 बिलों से, इसीलिए आपने इतना कड़ा रुख अपनाया हुआ है। के शर्मा, देखिए मानक जी, आज से यदि मैं पीछे आपको 10 साल ले जाऊं और मैं आपसे पूछूं 2008 कि आसाम में क्या हमको आप कह सकते थे कि हमारा भविष्य था या हमारी जमीन थी राजनीतिक कि हम वहां सरकार बनाएंगे? मैं वहां का प्रभारी था 2008 में, वहां हमारे पास 6 सीटें थी, और 2000 उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें हम 2/3 बहुमत लेकर आए और चुनाव जीते। तो ये राजनीतिक बातें जो आप कर रहे हैं कि भविष्य में आपका पंजाब में कोई वो नहीं रहेगा, तो ऐसे तो बहुत से राज्य थे 2014 के पहले हमने कभी जीता ही नहीं था। तो ये आप जो है इसकी भविष्यवाणी भविष्यवाणी नहीं है, वो ये आरोप है आपके ऊपर। मैं इसीलिए आपसे जवाब मांग रहा हूं कि पंजाब की आपको फिक्र नहीं है, वहां राजनीतिक नुकसान आपका होता भी है तो आपने उसे नजरअंदाज किया है। नहीं, सुन लीजिए ना, मैं आपको कह रहा हूं, आरोप लगाना तो बहुत आसान है ना। त्रिपुरा में हम कहीं थे क्या? आसाम में हम कहीं थे क्या? इसी हरियाणा में हम सरकार में थे क्या इसके पहले कभी? तो ये मत इसको, ये आरोप लगाने वाले आरोप लगाते रहे और हमने फिर जीत के सब दिखाया है और 2/3 बहुमत से ऊपर की लीड लेके हम आए। तो पंजाब भी हमारा ही पर पंजाब और हरियाणा में के शर्मा आपके साथी बेचैन हो रहे हैं। हरियाणा में एक इंडिपेंडेंट एमएलए आपका साथ छोड़ चुका है, जेजेपी बेचैन हो रही है, अकाली दल आपका साथ छोड़ चुका है। इसीलिए आज सवाल खड़ा हो रहा है, पंजाब और हरियाणा की आपको राजनीतिक फिक्र शायद उतनी है या नहीं है? मानक जी, आप राजनीति और यदि इसको जोड़ रहे हैं इस मूल विषय को, तो मैं फिर आपको स्पष्ट कर देता हूं। गठबंधन में यदि कोई साथी यदि आपसे छोड़ के जा रहा है तो गठबंधन इसकी विषय पर है ना कि उसकी अपनी राजनीति है। यदि वो अपनी बात को उचित समझता है तो वो गठबंधन में रहे, न उसकी इच्छा है तो गठबंधन से बाहर जाए, उसमें क्या आपत्ति है? मतलब किसानों के आंदोलन से पंजाब और हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप ये कह रहे हैं? ये कुछ एक किसानों का आंदोलन है, आप ये कह रहे हैं? नहीं मानक जी, मैं आपको फिर स्पष्ट कर दूं, हम एक राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल के नाते पूरे देश में और केंद्र में हम सरकार में हैं, इसलिए देश भर के किसानों के लाभ और उनके हित की चिंता करना ये हमारा कर्तव्य है, और निश्चित रूप से उनकी समस्याओं को सुनना, उनकी समस्याओं का समाधान करना, ये भी हमारा पूरा दायित्व है। हाँ, इसमें हम कहीं पर वो नहीं। इसीलिए मैंने सबसे पहले यही पूछा था, खुले मन से बातचीत किसानों से हो रही है या नहीं हो रही है? क्योंकि पंजाब और हरियाणा के किसान हैं और बहुत बहुत आशान्वित हैं कि इस पूरे समस्या, जो किसान भाइयों का समस्या है उसको हम सुनेंगे भी, उसका समाधान। चरणजीत सिंह सापरा, उनको जो है निश्चिंत और वो करके हम उनको वापस भी भेजेंगे। ओके, चरणजीत सिंह सापरा जी, अब तो मीटिंग के लिए किसानों को बुला लिया गया है, बीच का रास्ता आपको लगता है निकल जाएगा और आप चाहते हैं निकले?
जी मानिक जी, हम निश्चित रूप से चाहते हैं कि बीच का रास्ता निकलना चाहिए। जो किसान संगठन आज वहां पर बात करने के लिए गए हैं, 5-5 मंत्री केंद्र सरकार के वहां पर बैठे हैं, तो कृपया करके उनकी सारी बातें सुने और उन बातों को माने, क्योंकि किसान जो है बहुत दर्द लेकर के दिल्ली तक आया है। अगर वो किसान कहता है कि मुझे एमएसपी उस बिल के अंदर चाहिए लिखित रूप में, तो सरकार को देनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर वो किसान ये भी कहते हैं कि जो 12,000 किसानों पर एफआईआर दर्ज हुए वो एफआईआर वापस लेने चाहिए, या पराली जलाने के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस लेने चाहिए, तो निश्चित रूप से सरकार को उनकी सारी बातें माननी चाहिए। सरकार इसीलिए होती है ओके, और ये सारी समस्या इसलिए खड़ी हुई है क्योंकि इन्होंने पहले स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया है। आज क्या हुआ है, किसानों के बीच और सरकार के बीच में एक ट्रस्ट डेफिसिट हो गया है। एक सेकंड सापरा जी, एक सेकंड, आपको भी पता है 2019 के आपके इलेक्शन मैनिफेस्टो में एपीएमसी रिफॉर्म्स का जिक्र था या नहीं था? क्या आपने एपीएमसी की मंडियां खत्म करने का फैसला खुद पहले आपकी सरकार ने किया था या नहीं किया था? आपको भी पता है कि बिल पर फंडामेंटली प्रिंसिपली आपका स्टैंड देश को पता है। अब आपका विरोध जो है वो उसकी कुछ डिटेल्स पर हो सकता है, यही बात है ना सारी? देखिए, हम यही, हमारे मैनिफेस्टो में यही था कि एपीएमसी मार्केट्स का हम और विस्तार करना चाहते हैं। हम छोटी मार्केट्स बनाना चाहते हैं कि जो किसान 2 एकड़ से कम जमीन जिसके पास है वो नजदीक में जाकर के अपनी उपज जो है वो बेच सके। हमारा मैनिफेस्टो आप ठीक से पढ़िए, आप मात्र आधी लाइन पढ़ रहे हैं, बाकी की आधी लाइन पढ़ नहीं रहे हैं। मैंने इनको टोका नहीं था, कृपया करके इनको रोकिए, नहीं तो इस तरह से डिबेट खराब होगी। बोलिए मानक जी, बोलिए। तो बताइए, सरेआम झूठ कैसे बोलेंगे? ना, आप लाइए, मैं पढ़ दूं। मैं आपके बीच में नहीं बोला था। के शर्मा, मैं आपके बीच में नहीं बोला था। इस तरह से आप डिबेट करना चाहेंगे क्या? ये बेहुदा डिबेट करना चाहेंगे कि डिसेंट डिबेट करना चाहेंगे, ये बताइए। बोलिए सापरा जी, बोलिए ना, बोलिए। सवाल ये है कि आज एक ट्रस्ट डेफिसिट बना हुआ है। बीजेपी की सरकार ने 2014 में आपने कहा था कि हम एमएसपी के ऊपर 50% देंगे, फिर 2015 में आपने कोर्ट में जाकर एफिडेविट क्यों दिया कि हम नहीं दे सकते हैं? फसल बीमा योजना आप लेकर के आए और फसल बीमा योजना में फायदा किसानों को होना था, लेकिन फायदा उद्योगपतियों को हुआ। 26,000 करोड़ रुपए का फायदा आपने उद्योगपतियों का किया है। जब दाल बाजार में आती है तब आप दाल इंपोर्ट कर लेते हैं। नहीं, एक मिनट ना, मुद्दे से भटकिए मत। एक सेकंड सापरा जी, नहीं सापरा जी रुकिए ना, सापरा जी एक सेकंड। सापरा जी, आज कृषि कानून जो एक सुनिए ना सापरा जी, किसानों को भाव नहीं मिलेगा। सापरा जी एक सेकंड, बना हुआ। अरे सापरा जी एक सेकंड रुकिए ना, एक सेकंड। तब तक ये किसानों की और इनकी नेताओं की बात में कोई सफलता नहीं मिलेगी। सापरा जी, मैं ये कह रहा हूं आज किसानों के जो 3 बिल हैं जिन पर आंदोलन चल रहा है उन पर चर्चा हो रही है। मैंने आपसे कहा फंडामेंटली प्रिंसिपली उन 3 बिल्स के आप खिलाफ नहीं है ना, क्योंकि आपकी सरकार भी यही चाहती थी। और फल और सब्जियों को बताइए ना, एमएसपी से बाहर किया गया था नहीं किया गया था? फल और सब्जियों को एपीएमसी के बाहर बेचने की परमिशन, मंडियों से बाहर बेचने की परमिशन दी गई थी या नहीं दी गई थी? 2013 की बात है शायद, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है। उस टाइम तो आप ही की सरकार थी। देखिए, हम रिफॉर्म्स के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस तरह से रिफॉर्म्स की इंप्लीमेंटेशन हो रही है वो गलत है। जीएसटी के भी हम खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह से जीएसटी को फ्रेम किया गया, जिस तरह से जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन हुआ, उससे पूरे देश में। अच्छा, के शर्मा बोलिए, अब क्या कह रहे थे? उसके बाद आ रहा हूं वाजपेयी जी आपके पास और सुनील साजन। हाँ, के शर्मा बोलिए, क्या कह रहे थे? मैं क्लियर कर दूं, आप जो कह रहे थे 2013 में एपीएमसी एक्ट जो है 12 राज्यों से फल और सब्जियों से के ऊपर से एपीएमसी एक्ट को हटाया इन्होंने, नंबर 1। नंबर 2, 2019 के चुनावी घोषणा पत्र में कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसका 11वां पॉइंट मैं आपको पढ़ के बताता हूं क्या है। ये कहते हैं, कांग्रेस विल रिपील द एपीएमसी एक्ट एंड मेक ट्रेड इन agriculture product including export and inter-state trade free from all restrictions। क्या है इसका असर? यही चीज तो हमने किया है मानक जी। हाँ, लेकिन जब आप विपक्ष में थे, जब आप विपक्ष में थे तब आप ही इन रिफॉर्म्स का विरोध करते थे। यही तो समस्या है ना। मैं मेरी बात सुन लीजिए, ये इसकी जो चर्चा थी, हमने ये कहा था कि स्वामीनाथन एक्ट के जो स्वामीनाथन कमीशन का जो सुधार है, जो सुझाव है, उसको हम मान्य करते हुए ये रिफॉर्म करेंगे। इसके स्वामीनाथन कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर हमने
1.5 गुना जो है कीमत देना। ओके, ऑल राइट, ओके, एक सेकंड, ऑल राइट, एक सेकंड, ओके वाजपेयी जी, उसके बाद आ रहा हूं सुनील साजन, और हम लगातार अपडेट भी दिखाते रहेंगे इस मीटिंग से क्या निकलता है। लग रहा है वाजपेयी जी कुछ निकलेगा? देखिए, इसमें थोड़ा दिशा भटक रहे हैं। हाँ। अगर किसान पॉलिटिकल एजेंडे में जाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा इनका किसमें? इसी में, हाँ। आंदोलन में। हाँ। देखिए, हो क्या रहा है कि मेन डिस्प्यूट है रिगार्डिंग एमएसपी। ठीक है, और एमएसपी में भी कैच है। एमएसपी की जो फ्रेमवर्क है उसको चेंज करना पड़ेगा। देखिए, एमएसपी तो हो गई, फिक्स कर दी इन्होंने, लेकिन वो खरीदी नहीं होती। देखिए, गवर्नमेंट मशीनरी जो है वो खरीदती नहीं है तरीके से। मान लो एक किसान आपका लेके गया गेहूं, उन्होंने कहा जी इसमें तो मॉइस्चर बहुत ज्यादा है, इसमें तो पानी घुसा हुआ है, तो उसको प्राइस नहीं मिलता। देखिए, एमएसपी तो छीनी नहीं सरकार ने, एमएसपी कहां खत्म की है? एमएसपी कोई कानून से नहीं आती, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है वो। हाँ। और 1969 अच्छा, आप देखिए अपडेट भी आ गया वाजपेयी जी। क्या? सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे दिया है विचार करने के लिए। नहीं, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज मेन झगड़ा जो है वो एमएसपी पे गाइडलाइन। सरकार ने किसानों के 4 से 5 मांगे जो किसानों ने रखी हैं, उस पर कुछ अपडेट आ रहा है। अमित बता रहे हैं। अमित, क्या खबर आ रही है? अमित, देखिए प्रेजेंटेशन देने के बाद जब किसान ने अपनी अपनी बात रखनी शुरू की तो एक किसान ने यह कहा कि सरकार जो कानून है उसे वापस ले। तो इसके बाद कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने किसानों से कहा कि 4 से 5 नाम अपने संगठन से आप दीजिए ताकि एक कमेटी बनाई जाए, एक समिति बनाई जाए जिसमें सरकार के लोग भी होंगे, एक्सपर्ट जो कृषि एक्सपर्ट होंगे, और जो नए कानून जो है कृषि कानून है उस पर चर्चा करेंगे। तो एक बड़ी ब्रेकिंग है कि इस बैठक में सरकार की तरफ से प्रस्ताव दिया गया है कमेटी बनाने को लेकर कि 4 से 5 लोग जो होंगे वो जो अलग अलग किसान संगठन है वहां से हो सकते हैं, जो कृषि एक्सपर्ट होंगे। तो ये एक बड़ी ब्रेकिंग है कि समिति बनाने का प्रस्ताव बैठक में तोमर जो कृषि मंत्री उनकी तरफ से किसानों को दिया गया है। ओके, ऑल राइट, अपडेट के लिए फिर लौटूंगा, आपके पास आऊंगा अमित। लेकिन सुनील साजन, मैं थोड़ी देर पहले जो सवाल मास्टर शिवराज से कर रहा था, किसान नेता है, वही सवाल मैं आपसे कर रहा हूं। आपको भी पता है कि सिर्फ 5 से 6% फसल की खरीद एमएसपी पर होती है, बाकी पूरे देश में उससे कम पर होती है एमएसपी पर। और ज्यादातर एमएसपी वाली खरीद का फायदा पंजाब और हरियाणा के किसान ले जाते हैं। उत्तर प्रदेश जबकि ज्यादा गेहूं उगाता है पंजाब से, उसके बावजूद सिर्फ 10 से 20% खरीदी एमएसपी पर होती है। आप यह मांग क्यों नहीं उठाते कि सरकारी पैसा जो जाता है एमएसपी पर खरीदी करने में वो पंजाब हरियाणा को क्यों मिलता है, हमें क्यों नहीं मिलता यूपी के किसानों को? यह मांग क्यों नहीं करते आप? नहीं मानक जी, आपकी बात बिल्कुल सही है और आपका जो सवाल है वो जायज है, क्योंकि देश का किसान सिर्फ पंजाब और हरियाणा में नहीं है। मुझे लगता है किसान सब जगह है, जो धान पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, मक्का पैदा करता है, ज्वार पैदा करता है, वो अलग अलग खेती अलग अलग क्षेत्रों में होती है। तो एमएसपी तो सबको मिलना चाहिए। जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसका लाभ अगर किसान को बड़े पैमाने पर नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं सरकार देकर के भी तो किसान की मदद नहीं कर पा रही है। एक अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अभी मैंने देखा आपके ही कार्यक्रम में कि वो कम से कम इतना झुक गई है कि वो कमेटी बनाने को तैयार है। पहले तो वो बहुत दिनों से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, इनके कृषि मंत्री किसानों को समझा ही रहे थे। अभी मैं के शर्मा जी को भी सुनना था, ये भी कह रहे थे कि हम समझाना चाहते हैं। अरे भाई, आप समझाना क्या चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी कितना किसानों के बारे में जानती है? तो मुझे लगता है कि आज ये अच्छी पहल है कि किसानों के साथ बैठक हो रही है। इससे 3 दिन पहले तो बिना किसान के बैठक हो रही थी, तो बिना किसान के क्या हल निकलेगा? और जो भारतीय जनता पार्टी किसानों को लेकर के बड़ी बड़ी बातें करती, मानक जी, मैं कह रहा हूं के शर्मा जी बैठे हैं, बड़े विद्वान भी हैं और समझदार भी हैं। क्या ये जो एक्सीडेंटल डेथ एवं सुसाइड इन इंडिया की रिपोर्ट है कि ये बताती है कि मोदी सरकार में जो किसानों की आत्महत्या करने की दर है वो 42% बढ़ गई। 14 सालों में सबसे निचले स्तर पर कृषि आय है। और जो बीजेपी सरकार ने कृषि बजट कम किया है, इन सब चीजों से यह साबित होता है कि यह सरकार किसानों को लेकर कितना गंभीर है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया सुनील साजन। एक मिनट, अब मैं जो आरोप आपके ऊपर लग रहा है ना, जो बाकी क्षेत्रीय दलों पर आरोप लग रहा है, वो आरोप आप पर लगाकर आपसे जवाब मांग रहा हूं। आरोप यह लग रहा है, उत्तर प्रदेश हो,
महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, दक्षिण के सारे राज्य ले लीजिए आप, सब जगह कृषि कानूनों का कोई विरोध नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि वहां के किसानों को वैसे ही एमएसपी का फायदा नहीं मिलता है, इसीलिए इन बिलों के आने के बाद वहां के किसानों में कोई डर नहीं है। लेकिन वहां के दल उत्तर प्रदेश में आप हैं, आप इस बिल का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको सरकार का विरोध करना है। उत्तर प्रदेश के किसान को पता है हमें एमएसपी पहले भी नहीं मिलती थी, इन कानूनों के आने के बाद भी नहीं मिलेगी। आप यह मांग क्यों नहीं उठाते कि सारी की सारी एमएसपी की खरीदी पंजाब और हरियाणा से क्यों होती है, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं होती है? सिर्फ 10 से 20% की खरीदी यूपी में क्यों होती है एफसीआई की? मानक जी, जब आपने शुरुआती दौर में इस सवाल किया तब भी मैंने यही कहा था कि देश का किसान केवल हरियाणा और पंजाब में नहीं है। भाई अगर देश के किसानों की मदद करनी तो सबकी जो सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य देती हो तो सब जगह दे ना, उत्तर प्रदेश में दे, बिहार में दे, अरे दे, फिर वही बात, ज्यादातर खरीदी आप भी जानते हैं 85% से 90% पंजाब में होती है, और पंजाब में 85% से 90% एमएसपी पर खरीदी पंजाब हरियाणा में होती है। आपको पता है यूपी में 10 से 20% होती है। आपने ये मांग कभी नहीं उठाई कि यूपी के किसानों से भी भाई एमएसपी पर खरीद लीजिए, सरकारी पैसा यहां भी खर्च कर मैं कह रहा हूं यही जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की, और नहीं, मैं कह रहा हूं यही जिम्मेदारी केंद्र सरकार की। अभी कांग्रेस की बात आई कि कांग्रेस ने ये सब वो चीजें तय की थी, भारतीय जनता पार्टी ने लागू की हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस किसानों को लेकर दोनों लोगों की नीतियां एक जैसी रहती हैं। मैं कह रहा हूं कि अब नई पहल कर दे केंद्र सरकार। इसी बड़ी खबर के साथ एक ब्रेक ले रहा हूं। बड़ी खबर यह है कि सरकार और किसानों की जो मीटिंग हुई है उसमें सरकार ने एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है। क्या किसान ये प्रस्ताव मानेंगे? छोटा सा ब्रेक। राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, किसानों और सरकार के बीच इस समय दिल्ली के विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है। क्या आज किसानों का आंदोलन खत्म हो जाएगा? थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी अमित कुमार ने खबर दी है, अमित विज्ञान भवन के बाहर हैं। खबर यह आई है कि सरकार ने किसानों को एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया है जिसमें सरकारी नुमाइंदे भी होंगे और किसानों के नुमाइंदे भी होंगे, और उस कमेटी के अंदर चर्चा करने के बाद जो किसानों की मांगे हैं उन पर विचार किया जाएगा। सरकार ने कहा किसान नेता अपने 4-5 नाम दे दें ताकि इस कमेटी में उन्हें शामिल किया जा सके और आगे उस कमेटी में यह विचार किया जाए कि कौन सी किसानों की मांगे मानी जा सकती हैं और कौन सी नहीं मानी जा सकती हैं। अब ऐसा लगता है कि गेंद किसानों के पाले में है। अब किसानों को तय करना है क्या कमेटी का प्रस्ताव मानना है, ये आंदोलन आज खत्म करना है या फिर अपनी मांगों पर अड़े रहना है। मास्टर शिवराज, क्या यह कमेटी का प्रस्ताव स्वीकार होना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे बंदरों के बीच में भेली और डंडा चने भुने हुए डाल दिया हो, क्योंकि 4-5 किसान मांगेंगे और संगठन ये कहेंगे कि मेरे किसान का प्रतिनिधि, मेरे 32 संगठनों में से 5 आदमी मांगेंगे पहली बात, और कमेटी बनाने की उसकी जरूरत क्या है? और दूसरी बात मानक जी, क्या ये जो आंदोलन हो रहा है हरियाणा और जो कमेटी बैठी है आज केंद्र की किसानों के लिए बैठी है, क्या पूरे देश के किसानों का फैसला ही आज नहीं करेगी? क्या और प्रदेशों को दोबारा से आंदोलन करना पड़ेगा? अरे भाई, पूरे देश को न्यूनतम समर्थन मूल्य लेने का अधिकार है और पूरे देश को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना चाहिए ताकि देश का किसान कर्ज में ना डूबे और आत्महत्या बंद हो जाए। क्या हमको अपना ऐसा अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार कि हम सुख चैन की रोटी खा सके, अपने बच्चों को शिक्षा स्वास्थ्य दे सके? क्या ये अधिकार नहीं है मौलिक अधिकार? के शर्मा, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? अगर प्राइवेट सेक्टर में भी एमएसपी लागू कर दिया जाए, इसमें कुछ दिक्कत है क्या? क्या दिक्कत है इसमें? मानक जी, ये तो डिमांड, आप पहले तो ये चीज क्लियर कीजिए ना, जो बात मैंने शुरू में कहा कि तीनों जो सुधार हैं, 3 जो बिल हैं, उस बिल में कोई प्रॉब्लम नहीं। आपने क्या किया, आप एक डिमांड के लिए एकदम एक पूरा उसके माहौल को एक उसमें डाल दिया है। मैं ये कह रहा हूं कि इसीलिए ये बैठक बुलाई गई कि आप पहले एक चीज क्लियर तो कीजिए। पहले आप ये बताइए, आपने एक डिमांड अधिक आप कर लेंगे कि नहीं, पहले तो बिल आप वापस करो। तो भाई किस लिए वापस हो, उसके क्या लॉजिक है, कुछ तो बताएंगे आप। आखिर ये बिल ऐसे तो नहीं आए हैं ना, ये सदन में चर्चा होके आए हैं, 303
350 जनप्रतिनिधियों ने इसको जो है पारित किया है, इस पे चर्चाएं हुई है। अरे सदन की याद मत दिलाइए, राज्यसभा में क्या हुआ था वो फिर उस पर चर्चा हो जाएगी। के शर्मा, छोड़िए, वो राज्यसभा में यदि उनको करना नहीं है डिबेट तो हम क्या कर लेंगे? खत्म कर दिया। एक मिनट सुन लीजिए, यदि उनको चर्चा विपक्ष में नहीं करनी है तो हम क्या करेंगे? अब सुनिए, किसी व्यापारियों ने क्या किसी सरमाएदार ने आज तक गरीब आदमी को लाभ दिया हो जब तक देश आजाद हुआ है? नहीं मास्टर जी, एक मिनट सुन लीजिए ना, मेरी बात भी तो सुनिए। मैं ये कह रहा हूं कि आप एक एक चीज क्लियर करेंगे ना। अब आप जब एमएसपी की चर्चा पे आएंगे तो पहले आप ये क्लियर करेंगे ना कि भाई ये जो 3 बिल के इससे कोई लेना देना, इससे कोई संबंध है नहीं, तो फिर इसका एक अलग वो करो। के शर्मा, अच्छा एक सेकंड के शर्मा, आप ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कितनी बार तो कितने तर्क देके किसान अपना डर बता चुका है, सारे नेता डर बता चुके हैं कि इससे ऑल्टरनेट मंडियां पैदा होंगी, किसानों का एक्सप्लॉयटेशन होगा, एमएसपी से नीचे खरीदी होगी। मानक जी, मैंने आपको क्या चीज बताया? मुझे एक बात आप बताइए, यदि आपके पास 4 चॉइस हो जाए, वो भी किसान भाई के पास यदि 4 चॉइस हो जाए तो ओके, बताइए चरणजीत सिंह सापरा, बताइए भाई। आज तक उसके पास एक मिनट मैं अपनी बात देखिए मानक जी जितनी आसानी से बीजेपी के प्रवक्ता समझा रहे हैं। ओके सापरा जी बोलिए। इनका टाइम हो गया, इनको बोलिए ना जरा, चुप। हाँ बोलिए। देखिए जितनी आसानी से बीजेपी के प्रवक्ता समझा रहे हैं, मेरे ख्याल से नरेंद्र तोमर और नरेंद्र मोदी की जगह पर इन्हीं को भेज दीजिए, ये बात कर लेंगे सबसे और समझा भी देंगे। सवाल ये है कि 2011 के अंदर जब कंज्यूमर अफेयर ग्रुप के नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री थे और ये कंज्यूमर अफेयर ग्रुप के चेयरमैन थे, इन्होंने 20 सूत्रीय रिपोर्ट एक डॉक्टर मनमोहन सिंह को भेजी थी, जिसमें पहला पॉइंट ये था कि एमएसपी मंडी के अंदर भी और बाहर भी मैंडेटरी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट ये था कि किसानों की अगर समस्या है तो वो फास्ट ट्रैक कोर्ट उसके लिए बननी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये था कि एसेंशियल कमोडिटी जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग उस पर नहीं होनी चाहिए। अब ये तीनों पॉइंटों को इन्होंने खारिज क्यों कर दिया? खुद नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे और उस ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने उस रिपोर्ट में ये 3 मेजर पॉइंट दिए। बोलिए के शर्मा, बोलिए। विपक्ष में रहते हैं तो कोई और रवैया होता है, सरकार में आते हैं रवैया बदल जाता है। जैसे कांग्रेस पार्टी का और दूसरे विपक्षी दलों का बदलता है, वैसे ही बीजेपी का भी बदलता है। नहीं, इसके बाद सापरा साहब ये क्यों नहीं बता रहे? ये रंग बदल कि नहीं, अरे गिरगिट कौन, अभी बताता हूं मैं आपको। कमलनाथ कमेटी की रिपोर्ट क्या है आपके यहाँ? आपके कमलनाथ साहब का बयान क्या है जो सीएम रहते हुए? एक मिनट, अब सापरा साहब सुनने की कोशिश, सुनने का ख्याल रखिए ना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट क्या है आपकी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट क्या है भाई? मुझे ये बताओ कि जो है कमलनाथ जी की जो है उनका इसके अंदर सिफारिश क्या है? मुझे आपको बताऊं मैं, मानक जी, ये आपका चर्चा भटक जाएगा। ठीक है, ना ठीक है, ये सारा मुद्दा है, सब मुद्दे हैं, ये सब मुद्दे हैं। के शर्मा एक सेकंड रुक जाइए, ये सब मुद्दे हैं। देखिए मैं आ रहा हूं, मैं अपनी बात तो पूरी बोलिए। वो तो मैं अभी 2 बात आपसे कह रहा हूं। हमने जो चर्चा के लिए बुलाया, यही बुलाया कि पहले आप, अभी तक क्या है मानक जी, आप यदि आपके रिपोर्टर भी 4-5 दिनों से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, कोई संगठन कोई बात कह रहा है, कोई डिमांड कर रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है, कोई कुछ डिमांड कर रहा है। अभी मास्टर साहब ने एक डिमांड बिल्कुल सेपरेट बताई। मेरा आशय यह है, इसीलिए सरकार ने बुलाया है कि आप एक साथ बैठिए और अपना, अब ये सापरा साहब क्यों बीच में बोल रहे हैं साहब? अब मैं ये कह रहा हूं कि आप, हमारा ये कहना है कि आप एक साथ बैठिए और अपना जो है संकलित जो आपका डिमांड है वो बताइए। सरकार के सामने अपनी, ठीक है, ऑल राइट, ओके। अभी मीटिंग चल रही है, इसीलिए के शर्मा कम से कम मीटिंग का बुलाने का और 3 तारीख से उसे 1 तारीख पर शिफ्ट करने का स्वागत हो रहा है, लेकिन मीटिंग से क्या निकलता है ये देखना होगा। सुनील साजन, मैं फिर से उसी पे आ रहा हूं। सुनील साजन, हर तरफ चर्चा ये हो रही है कि पंजाब और हरियाणा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। एमएसपी पर जब खरीदी की बात आती है, पंजाब और हरियाणा को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है। उत्तर प्रदेश को, बाकी राज्यों को, जहां पंजाब और हरियाणा से ज्यादा फसल उगाई जाती है, उसको नहीं मिलता है। उसके बावजूद सुनील साजन, आपने आज तक ये डिमांड नहीं उठाई कि उत्तर प्रदेश में भी आप सरकारी खरीदी बढ़ाई है एमएसपी पर। आज आप इन 3 कानूनों के खिलाफ इसीलिए खड़े हो गए क्योंकि आपको लगता है किसानों के पक्ष में खड़े होते हुए आप दिखना चाहते हैं। सर, नहीं मानक जी, देखिए आपका एक सवाल ठीक है कि अब तक
आवाज क्यों नहीं उठी? उत्तर प्रदेश में भी मिलना चाहिए, देश के दूसरे राज्यों में भी मिलना चाहिए। लेकिन आपका यह सवाल गलत है कि हम सिर्फ इसलिए विरोध में हैं कि हमको सरकार का विरोध करना है। हम इसलिए विरोध में हैं क्योंकि जो काला कानून पास हुआ, हम सदन में भी समाजवादी पार्टी विरोध में थी और सड़कों पर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता एक बात कह रहे हैं कि अलग अलग संगठनों की अलग अलग मांग है, लेकिन उन मांगों में मानक जी देखिए, फास्ट कोर्ट सब चाहते हैं, उसमें एसडीएम के पास कोई नहीं जाना चाहता। ओके। और एमएसपी को लेकर के सबने बात की। मैं ये कह रहा हूं कि के शर्मा जी बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में धान की खरीद हो रही है, योगी जी की सरकार की आप प्रशंसा करेंगे, लेकिन आपके ही विधायक, आपके ही सांसद धरने पर बैठे हैं। वो कह रहे हैं कि बिचौलिए खा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारी लूट रहे हैं, किसान को कुछ नहीं मिल रहा है। आप किसान को क्या समझाना चाह रहे हैं? किसान को क्या देना चाह रहे हैं? आपने कहा स्वामीनाथन रिपोर्ट पे हमने 1.5 गुना दे दिया। मानक जी, केवल एक सवाल मैं कर रहा हूं इनसे। अभी उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कहा कि 22 में, भाजपा कह रही कि 22 में किसानों की आय हम दोगुनी कर देंगे। आज अगर 18 रुपए में धान है तो क्या 22 में 18 रुपए का दोगुना हो जाएगा? गेहूं जितने में है 22 में दोगुना हो जाएगा। मक्का दोगुना हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। के शर्मा जी कहते हैं कि 2 साल बाद 2 गुना हो जाएगा, हम इन्हें धन्यवाद दे देंगे। अब आए मुद्दे पे। एक सेकंड के शर्मा, आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं। वाजपेयी जी इंतजार कर रहे हैं बहुत देर से, और वाजपेयी जी मैं समझना चाह रहा हूं, ये जो 2-3 इंपॉर्टेंट जो किसान अपना डर बता रहे हैं, क्या इनको किया जा सकता है? देखिए, फास्ट ट्रैक तक जहां तक सवाल है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की, देखिए खेतियर से संबंधित जितने भी मुकदमे होते हैं उसके लिए रेवेन्यू कोर्ट बनी होती है। रेवेन्यू कोर्ट कौन देखता है? एडीएम देखता है, एसडीएम देखता है। तो जब एक कानून बना हुआ है उसी के तहत पैरेलल बन गया कि इससे संबंधित मुद्दे जो एसडीएम के पास जाएंगे, तो वो फास्ट ट्रैक के बराबर ही है, नंबर 1। नंबर 2, एपीएमसी तो खत्म किसी ने किया नहीं, वो एक्ट के तहत बना हुआ है, माइंड यू, वो कानून खत्म नहीं हो सकता और न किया है। और तीसरा, एमएसपी पे आ जाइए। एमएसपी जो है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से पास होती है, उसको विड्रॉ नहीं किया, 74 से 69 से लगातार चला आ रहा है, साल के साल दर उसकी कीमत बढ़ती रहती है। तो उसमें काय का खतरा है इनको? हाँ, इनको खतरा क्या होना चाहिए? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, वो सबसे बड़ा खतरा है। उस पर कोई बात करके राजी नहीं है कि अगर 1 एकड़ का किसान है या आधे एकड़ का किसान है, उसकी जमीन अगर रिलायंस ले लेगा, पहले तो वो अच्छी कीमत देगा, उसके खेती की उपज की कीमत देगा, लेकिन जब वो मोनोपोलाइज हो जाएगा तो 2-3 साल बाद, 5 साल बाद किसान को उसकी टर्म्स पे काम करना पड़ेगा। जो किसान का एक्सप्लॉयटेशन होगा वो मेन मुद्दा है। और एमएसपी के लिए एक कमेटी बैठ के प्रॉपर मैकेनिज्म दोबारा से तैयार हो। जो बात आप कह रहे हो कि यूपी का माल बिकता नहीं, पंजाब का ज्यादा बिकता है, तो ऐसा क्यों है भाई? क्वालिटी का भी फर्क है, क्वालिटी का फर्क है, इंफ्रास्ट्रक्चर का फर्क है, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन गवर्नमेंट मशीनरी जो खरीदी करती है उसका मैकेनिज्म चेंज होना बहुत जरूरी है। और ये शर्मा जी भी बात मानेंगे, और ये बहुत अच्छी बात है, अगर किसान तैयार हो जाते हैं और कमेटी बन जाती है तो लार्जर स्कोप खुल जाएगा। देखिए, बिल तो कोई वापस होने नहीं जा रही है और बिल में कोई डिफेक्ट भी नहीं है। ये 3-4 समस्याएं जो इनकी हैं वो कमेटी रिकमेंड करेगी तो एडिशन आसानी से हो सकता है, मेरा ये मानना है। ओके, बोलिए के शर्मा, ये जो 3-4 पॉइंट हैं, इस पर सरकार क्या किसानों की बात मानने को तैयार है? अगर मान लीजिए 2-3 राज्यों के किसान ही सही, अगर वो डरे हुए हैं, आंदोलन पर उतरे हुए हैं, तो उनकी शिकायतें, उनका डर दूर करने के लिए क्या ये 2-3 चीजें आप कर सकते हैं क्या? मानिक जी, बिल्कुल, जो वाजपेयी साहब ने भी कहा, इसको कानूनी रूप से भी उन्होंने बताया और एक सामान्य व्यवहारिक रूप में भी उन्होंने विषय की चर्चा की। और मैं इसीलिए आपको कह रहा हूं, अभी वो भी कह रहे थे कि इतना सरल नहीं है जैसा एक समझा रहे। देखिए, पूरा विषय बहुत सरल है, कहीं कठिनाई नहीं है। कठिनाई भ्रम पैदा करना, झूठ बोलना और गुमराह करना है, जो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है या अन्य विपक्षी कर रहे हैं। नहीं तो अन्यथा बिल्कुल क्लियर लाइन है, तीनों बिलों के अंदर में क्लियर है। एक बात जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की इन्होंने अभी वाजपेयी साहब ने कही, मैं उस पर थोड़ी सी स्पष्टता देता हूं आपको। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंतर्गत ये सिस्टम उसमें लाया गया कि किसान और जो व्यक्ति है, व्यापारी है, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा, जमीन का नहीं होगा। नंबर 1, जमीन से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसकी कीमत जो है व्यापारी और जो है किसान मिलकर तय करेंगे,
किसान जो कहेंगे कि 1 एकड़ के अंदर इस फसल में जो भी फसल होगा उसको मैं इस रेट पे बेचूंगा आपको, या और उसके आधार पर आप जो है मुझे बीज या जो भी देना है दीजिए। अब उसके अंदर वो बीज से लेके जो भी उसके अंदर यानी खर्चे आएंगे वो जो है व्यापारी को देना है। यदि बीच में उस फसल पर कोई नुकसान हो जाता है, कीड़ा लग जाता है, ओला पड़ जाता है, कोई नुकसान हो जाता है, तो किसान का कोई हानि नहीं होगा, स्पष्ट रूप से लिखा गया है उसमें। उसका हर्जाना व्यापारी भरेगा। यदि व्यापारी को ये वो लगे कंपनी को तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, अन्यथा न करे। अब आगे चलिए, यदि खलिहान के अंदर भी किसी भी तरह का, जब तक कि वो फसल तैयार नहीं हो जाता, कंप्लीट खलिहान में नहीं पहुंचता, तब तक उसका कोई भी नुकसान होगा तो उसकी भरपाई व्यापारी करेगा, किसान नहीं करेगा। बिल्कुल इसमें क्लियर है। मेरे पास कोर्ट मान लीजिए करार को लेके कोई विवाद भी यदि हो जाता है, तो वो इसलिए कोर्ट में नहीं दौड़ेगा, 30 दिन के अंदर उसका फैसला होगा, उसके लिए कोई वकील नहीं करना होगा। गांव के 2 बड़े व्यक्ति और वो किसान अपनी ओर से 2 व्यक्ति ला सकता है, व्यापारी अपनी ओर से 2 व्यक्ति लाएगा, एसडीएम उसका निर्णय करेगा, नंबर 1। दूसरा, यदि निर्णय भी करेगा तो उसमें भी सिस्टम ये है कि मेरे पास टाइम खत्म हो गया है, मेरे पास आज टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है। जैसा हम लगातार आपको अपडेट भी दे रहे थे, अभी तक का एक बार फिर से अपडेट दे देता हूं। अपडेट यह है कि किसानों और सरकार के बीच मीटिंग अभी भी दिल्ली के विज्ञान भवन में चल रही है, और लास्ट अपडेट हमें जो मिला था वो ये है कि सरकार ने किसानों को प्रस्ताव दिया है, आइए एक कमेटी बनाते हैं, उसमें किसानों के नुमाइंदे भी शामिल करते हैं, सरकार की तरफ से भी कुछ प्रतिनिधि शामिल करते हैं, और तब किसानों की मांगों पर विचार करते हैं। लेकिन यह आंदोलन खत्म होना चाहिए। अब देखना यह क्या यह आंदोलन किसान आज खत्म करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।